हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, GS5 को जो हम लोग कर रहे हैं, इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये वाला शायद आपको समझ नहीं आएगा। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज उस प्लेलिस्ट को रेफर कर लीजिएगा और बाकी वीडियोस भले ही बाद में देख लीजिएगा, लेकिन जो पब्लिक पॉलिसी वाला जो चैप्टर है, जो वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें हम पब्लिक पॉलिसी वाले पार्ट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और साथ में जो आखिरी टॉपिक बचा है .9 का सिलेबस के इश्यूज रिलेटेड टू राइट्स, उसको कंप्लीट करेंगे। तो हमारे सिलेबस का .9 इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। एक में हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस करे हैं, दूसरे में हमने अर्बन लोकल बॉडीज करी है और तीसरे में हमने पब्लिक पॉलिसीज करी है। ठीक है, और पब्लिक पॉलिसी जो है वो आधा कंप्लीट हुआ था, थोड़ा सा हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसीलिए पब्लिक पॉलिसी वाला जो तीसरा वीडियो है सिलेबस के .9 का, उसको जरूर देख लीजिएगा, फिर ही इस वीडियो पे आइएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। हमने महिलाओं से संबंधित कुछ योजनाएं जो थी वो कर ली थी, और मैं ये रिकमेंड करूंगी कि थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ते हुए चलिएगा, ताकि आपको करंट अफेयर में कोई भी अगर योजना मिलती है महिलाओं से संबंधित तो फिर आप उसको वहीं पर ऐड कर लें। ठीक है, हम अब यूथ यानी कि युवाओं से संबंधित कुछ योजनाएं देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ठीक है, अपने आप स्वयं में जो युवा है वो इतना काबिल हो सके कि वो अपना बिजनेस डाल सके, स्वरोजगार कर सके। ठीक है, इसके लिए उनको वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाएगी, जो लोग 18 से 40 वर्ष की आयु के हैं। ठीक है, ताकि वो लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके, जनरेट कर सके। और इसके अंतर्गत एक चीज और है, ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है बहुत सारी योजनाओं के, लेकिन 2-3 पॉइंट्स हमको पता होने चाहिए। जैसे 25 लाख तक सरकार देगी जो लोग औद्योगिक क्षेत्र में कुछ रोजगार डाल रहे हैं, और अगर सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सर्विस सेक्टर से, तो 10 लाख तक का की मदद सरकार के द्वारा की जाएगी। ठीक है, अब एक और ये जो योजना है वो आप लोगों को पता होगी, फ्री टैबलेट्स और स्मार्टफोन से संबंधित। ठीक है, 2 करोड़ फ्री स्मार्टफोन्स जो हैं वो दिए गए हैं सरकार के द्वारा। और किसको दिए जाएंगे, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे? जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक, पॉलिटेक्निक, इन सारी चीजों से संबंधित जो छात्र हैं, उन लोगों को ये टैबलेट्स दिए जाएंगे। देन एक और जो अन्य योजना आती है युवाओं से संबंधित, वो है अभ्युदय योजना। इसके बारे में तो पक्का ही पता होगा। ठीक है, तो ये जो अभ्युदय योजना है, ये जो भी प्रतियोगी परीक्षार्थी होते हैं उनके लिए ये निःशुल्क कोचिंग है। राइट, GS5 और 6 के लिए भी आप लोग अभ्युदय कोचिंग के नोट्स रेफर कर रहे होंगे, तो मतलब आप लोगों ने देखे जरूर होंगे या फिर सुना तो जरूर होगा। राइट, तो ये 3 मुख्य योजना है, बड़ी बड़ी मेन युवाओं से संबंधित। स्पेस छोड़ लीजिएगा ताकि अगर आगे कोई भी और योजना आपको मिले तो उसको ऐड कर लीजिएगा। ये देख लिया। फिर बच्चों से संबंधित, अब बच्चों से संबंधित जो योजना है उसमें हम देखें तो उनको पोषण प्रदान करने के लिए कई सारे कार्यक्रम जो है, कई सारी नीतियां सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। भले ही उसका कुछ ऐसा स्पेसिफिक नाम नहीं है, तब भी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, जैसे जो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको गांवों में क्या हो रहा है, उनको गर्म पका हुआ भोजन सुनिश्चित किया जा रहा है, उनको मुहैया कराया जा रहा है। और किसके माध्यम से? मातृ समितियों के माध्यम से। आंगनवाड़ी केंद्रों में जो मातृ समितियां हैं उनके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बच्चों को प्राप्त हो सके प्रॉपर न्यूट्रिशन। इसी प्रकार टीकाकरण के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं बच्चों के लिए। 1 साल के बच्चे को और जो गर्भवती महिलाएं हैं, इन सबके लिए टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और ये जो वहां की ऑक्सिलरी मिडवाइफ ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ होती है, जो आप लोगों ने गांवों में ANM का नाम बहुत सुना होगा। ठीक है, तो यही ANM का फुल फॉर्म है। इसकी हिंदी मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता हो तो आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज ANM हिंदी में भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय ANM पेशेवरों द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। थोड़ा थोड़ा आपको बस दिमाग में होना चाहिए कि यदि बच्चों से संबंधित कुछ आते हैं तो आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। राइट, उसके बाद न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन, यानी कि पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा उन लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। किसके द्वारा? आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी महिलाएं जो हैं वो प्रोवाइड करवाती हैं। उसके बाद प्री स्कूल शिक्षा, ये भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। बच्चों का कैसे पालन पोषण होगा, उनका स्वास्थ्य की कैसे देखभाल हो सकती है। ठीक है, स्वच्छता से संबंधित सारी जानकारियां जो है वो महिलाओं को दी जाती हैं आंगनवाड़ी महिलाओं के द्वारा। ठीक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा। और साथ में इस प्री स्कूल एजुकेशन में जो बच्चे हैं उनको भी 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको भी शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। राइट, तो बच्चों से संबंधित चीजें देख ली हमने, युवाओं से संबंधित योजना देखी।
थोड़े थोड़े हमें पॉइंट्स इनके पता चल गए और हमने इसको नोट कर लिया है, राइट। अब हम थोड़ा सा और देखेंगे वृद्ध जनों से संबंधित। अब ये वृद्धा पेंशन जो है ये मासिक पेंशन दी जाती है 3 महीने में 500 रुपए, जो 60 साल या फिर उससे अधिक के लोग होते हैं, ठीक है। और हर व्यक्ति को नहीं दी जाएगी, जो लोग लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं उनको प्रोवाइड की जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इससे संबंधित है, वृद्धों से संबंधित, वो सरकार के द्वारा वृद्धाश्रम जो है वो चलाए जा रहे हैं। तो यूपी पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन होम, तो इनको मैंने हिंदी में नहीं लिखा, यही नाम लिख दीजिएगा। इन्हीं को मेंटेन किया जा रहा है और इन्हीं को चलाया जा रहा है, यूपी पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन होम। कुल मिलाकर ये वृद्धाश्रम की बात हो रही है और सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है कि सभी जिलों में वृद्धाश्रम का संचालन हो, ठीक है। अब इसमें कितने लोग, 150 लोगों की कैपेसिटी है, क्या है, इतनी ज्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है। और इनको सरकार के द्वारा एनजीओ की सहायता से इनका संचालन किया जा रहा है, पीपीपी मॉडल पर, यानी कि प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट के साथ इनका संचालन किया जा रहा है, राइट। अभी तक सारी चीजें काफी आसान लगी होंगी आप लोगों को। कुछ हम स्कीम्स और देख लेते हैं। अब देखिए, ये जो सरकार की स्कीम्स है वो हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है यही पब्लिक पॉलिसी से संबंधित ही क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेश्चन हो अगर तो हम वहां पर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, सरकारी योजनाएं डाल सकते हैं, ठीक है। इन सबके नाम याद कर लीजिएगा, ज्यादा इनकी डिटेल में नहीं हमें जाना है। जब तक कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना ना हो तब तक छोटी मोटी जितनी भी योजनाएं हैं उनके नाम पता होने चाहिए, बस, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट हम देखेंगे, अब नगर निगम के द्वारा एक जो संचालित की जा रही योजना है उसमें है ये मेट्रो कार्यक्रम जो चल रहा है। ये एक शायद प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि जो यूपीएमआरसी है, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ये जो कंपनी है ये बना रही है मेट्रो का निर्माण सारी जगहों पर कर रही है, लेकिन जो नोएडा में मेट्रो का निर्माण हो रहा है उसके लिए एक डिफरेंट कॉर्पोरेशन है, नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और शायद आपको कहीं एग्जाम्पल कुछ ऐड करना हो तो उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यूपी में कुछ ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो ये सारे पॉइंट्स हमारे इधर उधर घुमाकर हम यूज कर सकते हैं। अभी आपको शायद ना समझ में आए, लेकिन जब आप आंसर राइटिंग करने लगेंगे तब आपको धीमे धीमे चीजें समझ में आ जाएंगी। कुछ और योजनाएं हैं जिनके थोड़े थोड़े नाम देख लेते हैं, जैसे कि सामान्य विकास योजना। इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की जो गुणवत्ता है उसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे प्रयास किया जा रहा है कि जो भी बेसिक एमिनिटीज है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे सड़क, शिक्षा, ठीक है, स्वास्थ्य, ये सारी चीजों को मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है, सामान्य विकास योजना। एक योजना है बस्ती सुधार योजना। बस्ती सुधार जो है ये स्लम ड्वेलर्स के लिए है, यानी कि जो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं उनकी दशा को, उनकी जीवन स्थितियों को थोड़ा सा सुधारा जा सके, उसके लिए ये योजना लाई गई थी। एक है गृह पुनर्निर्माण योजना, ठीक है। गृह पुनर्निर्माण क्या है, जो लोग बेघर हैं उनको किफायती घर उपलब्ध कराए जा सके, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है वैसे। फिर गृह स्थान योजना, ये क्या है, ये है बेसिकली हाउसिंग अकोमोडेशन स्कीम। इसके माध्यम से शहरी क्षेत्रों में जो लोग कम रुपए कमाने वाले हैं ऐसे परिवारों को किफायती घर उपलब्ध कराए जाएंगे और इसमें ज्यादा मैक्सिमम जो है वो 2.5 लाख तक की सहायता, वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े नाम हो गए जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है जिनके नाम पता होने चाहिए। एक और है नगर प्रसार योजना, सिटी एक्सपेंशन योजना। तो जहां पर भी आवश्यकता होगी, जब समितियों के द्वारा ऐसा सुझाव दिया जाएगा कि नगर को थोड़ा सा एक्सपैंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए एक नगर का प्रसार एक्सपैंड करने के लिए एक योजना है और तो इसके अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाएगी जब ऐसी आवश्यकता महसूस की जाएगी कि नगर का प्रसार करना लोगों के हित में है, शहरों का विकास करना, प्रसार करना जो वहाँ की जनता है उसके हित में है। तो इस कंडीशन में कुछ वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाएगी जिसके माध्यम से वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवसंरचना का विकास हो सके, ठीक है। तो ये हो गई हमारी। तो मोटे मोटे इनके नाम देखने थे और नाम से हमको इनके काम भी पता चल गया कि क्या क्या इसके माध्यम से, इन योजनाओं के माध्यम से हो रहा था। देखिए, अब पब्लिक पॉलिसी से संबंधित चैलेंजेस, यानी कि इनके क्या चैलेंजेस हैं यूपी में। सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो तो क्या है, बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो यूपी में निवास करती है। आपको पता है लगभग 20 करोड़ लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी लिखी, जैसे यहाँ पर आपने केवल बड़ी जनसंख्या मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ये 20 करोड़ वाला पॉइंट आपको पता होगा, नहीं पता है तो लिख लीजिए, ताकि अगर आप बड़ी जनसंख्या लिखे तो उसमें ये जरूर कोट करें कि इतने लोग हैं लगभग, ठीक है। देन
हाई क्राइम रेट, उच्च अपराध दर है। इसमें भी डेटा कोट करिए, कोई रिसेंट एनसीआरबी का डेटा हो तो उसको हमें कोट करना है। देखिए जो डेटा वाला पार्ट है वो मैं किसी अलग पार्ट में करवा दूंगी, जो करंट अफेयर्स की चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगी वो उसके लिए मैं एक अलग से सीरीज ले आऊंगी, ठीक है। तो बाकी अभी फिलहाल हम इस पर फोकस करते हैं, पॉइंट्स पर। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हैं, ठीक है। लोगों के पास उतनी ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। लोग अभी तक, बहुत कम लोग हैं जो लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है। ज्यादातर पैसा उनको अपनी जेब से भरना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है। देन बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। ये सारी जो, ये शायद आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको नया लगा होगा। सारे वही नॉर्मल से कॉमन से पॉइंट्स हैं जो आपको रेपिटेटिव लगेंगे। लेकिन इन पॉइंट्स को आप अच्छा आंसर में तभी कर पाएंगे जब आप इन पॉइंट्स के साथ कुछ ना कुछ डेटा और एग्जाम्पल जरूर कोट करें, ठीक है। सिर्फ जनरल इनको लिख देंगे तो हमें उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को अभी लिख लीजिए, बाद में करंट अफेयर्स से हम चीजों को अपग्रेड कर देंगे, राइट। देन चुनौतियां हो गई, तो अब इसके लिए कुछ पब्लिक पॉलिसीज के लिए हमें कुछ सुझाव भी देने हैं कि कैसे उसका क्रियान्वयन बेहतर बेहतर किया जा सकता है। तो हमें इसमें हम कह सकते हैं सामाजिक रूप से हम लोगों में शिक्षा को बढ़ावा दें, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएं। जो समाज में हमें विभाजन दिखाई देता है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक है, और इसके साथ हमें इनकम के आधार पर भी दिखाई देता है, तो हर बेसिस पर ये जो विभाजन है इसको कम करने की जरूरत है। फिर आर्थिक रूप से हम लोगों को रोजगार प्रोवाइड करें, उनका कौशल विकास करें, यानी कि स्किल प्रोवाइड करें ताकि वो लोग खुद अपने लिए जॉब जनरेट कर सके। साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जरूरत है, यानी कि प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार कैसे होगा? जब हम गवर्नेंस में, यानी कि जो शासन की प्रक्रिया है उसमें हम पारदर्शिता लेकर आए, सरकार की जवाबदेही निश्चित हो सके, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई काम नहीं हुआ है और उसके बाद उसकी कोई भी जवाबदेही नहीं हम सुनिश्चित कर पा रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हम ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। इसके बाद हम थोड़े से टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में जैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर हम ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन गवर्नेंस, ऑनलाइन जो सर्विसेज है सरकार के द्वारा ऑलरेडी प्रोवाइड की जा रही है, तो अगर इसको बढ़ावा देते हैं तो अपने आप कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, ठीक है। इस तरह के पॉइंट्स भी हम सजेशंस में लिख सकते हैं, राइट। तो ये अगर आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको घुमा फिरा के पॉइंट्स को लिखना आ जाएगा और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहिएगा। देन अब आता है जो हमारा टॉपिक बचा रह गया था, इश्यूज रिलेटेड टू राइट। देखिए राइट रिलेटेड जो इश्यूज हैं, इसमें अगर आप अभ्युदय के नोट्स को देखेंगे तो उन्होंने जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से संबंधित हमने इश्यूज देखे थे वही उन्होंने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अगर आप देखेंगे ओनली आईएएस के नोट्स तो उन्होंने कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन दे दी है, ह्यूमन राइट्स फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिनकी जरूरत नहीं है, इतना हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और ध्येय में देखेंगे तो उन्होंने सिर्फ डेटा दिया है, जो कि हमें अब अपग्रेड करना होगा, वो डेटा हम अब्यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर हमको पढ़ने की जरूरत है, सबसे पहले तो इश्यूज क्या है, राइट से संबंधित अगर कहा गया है तो राइट्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एक परिभाषा, ताकि हम उसको आंसर अगर हमें लिखना है तो इंट्रोडक्शन में हम उसको लिख सकें, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। अधिकार क्या है? ये एक सामाजिक दावे हैं जो व्यक्तियों को स्वयं को जानने एवं उनके जो व्यक्तित्व का विकास है उसमें सहायता करते हैं, ठीक है। वही हमारी राइट्स है। दूसरा क्या है? दूसरा है अधिकार जो है ये लोगों के सामान्य दावे हैं जिन्हें प्रत्येक सभ्य समाज जो होता है, एक सिविलाइज सोसाइटी होती है, वो अपने विकास के लिए आवश्यक मानती है और इसीलिए इनको राइट्स को राज्य के द्वारा लागू किया जाता है। अब अगर हम राइट्स देखें, जो आपका अभी फिलहाल इतना आपको नहीं देखना, लेकिन तभी मैं जनरल उसमें बता रही हूँ। राइट्स में 2 3 4 प्रकार के राइट्स हैं, जिसमें नेचुरल राइट्स आ जाएंगे, लीगल राइट्स आ जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इतनी डिटेल में नहीं जाना है, तो इसीलिए किसी भी एक राइट पर हमको फोकस नहीं करना है, हमको पूरे एज अ होल कंसिडर करना है चीजों को, ठीक है। अब राइट से संबंधित मुद्दे क्या हो सकते हैं, यानी कि हमारे जो अधिकार हैं उनसे संबंधित मुद्दे क्या हो सकते हैं। जब हमारे अधिकारों का हनन होगा
वही तो इससे संबंधित चैलेंजेस हो जाएंगे कि जो भी हमारे अधिकार है, अगर हमारा अधिकार है कि हमें स्वच्छंदता से रहना है, लेकिन उसका अगर हनन हो रहा है, ठीक है, उसको वायलेट कर रही है, किसी भी कारण से उसका वायलेशन हो रहा है, तो वही उससे संबंधित मुद्दे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा साउंड कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है, लेकिन ये टॉपिक भी आसान है। अब महिलाओं के साथ अगर हम देखें तो महिलाओं को सुरक्षा संबंधित हम देखते हैं कि चुनौतियां सामने आती हैं, ठीक है। कई बार महिलाओं के खिलाफ वायलेंस हम देखते हैं, घरों में डोमेस्टिक वायलेंस या फिर उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस देखने को मिलता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि कई बार जो प्रिजनर्स होते हैं, प्रिजनर्स के भी कुछ राइट है, ठीक है, लेकिन उनके भी राइट्स जो है वो कई बार वायलेट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो माइनॉरिटीज हैं, एससी एसटी, इनके जो अधिकार हैं उनका वायलेशन हो जाता है। दलितों के खिलाफ काफी ज्यादा कई बार हम एट्रोसिटीज देखते हैं, उनका शोषण देखते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो हमारे मुद्दे हो जाएंगे। अब हम आगे देख लेते हैं इन पॉइंट्स को, क्या क्या मुद्दे आ जाएंगे। पुलिस ब्रूटैलिटी एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, कई बार एनकाउंटर देख लेते हैं हम, पुलिस की बर्बरता और न्यायेतर हत्याएं, तो ये भी हम राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ठीक है, लोगों के अधिकारों को वायलेट किया जा रहा है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जाति आधारित हमें भेदभाव देखने को मिलता है, ये भेदभाव भी उनके अधिकार का वायलेशन है। इसमें एक डेटा कोट कर सकते हैं कि एनसीआरबी डेटा 2020 के हिसाब से सबसे ज्यादा दलितों का उत्पीड़न कहाँ हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। लिंग आधारित हिंसा देखने को मिलती है, जो मैंने ऑलरेडी पॉइंट्स बताए हैं, रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी रिलेटेड क्राइम, ये सारे हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव, ये जो सांप्रदायिक और धार्मिक तनाव है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी एक हमारे अधिकारों के खिलाफ एक मुद्दा है। बच्चों के जो अधिकार हैं, बच्चों से श्रम करवाया जाता है या फिर बाल विवाह हो जाता है, तो ये भी उनके अधिकारों का हनन है। देन लोगों को प्रॉपर अगर फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, स्वच्छता नहीं मेंटेन की जा पा रही है, देन ये भी उनके अधिकारों का हनन हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये मुद्दे हैं राइट्स से संबंधित, ठीक है। अब इन मुद्दों को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, हमने मुद्दे देख लिए, किसी भी चीज की अगर हम इश्यूज देखेंगे तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेजर्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो मेजर्स हैं, हम इसको मेजर्स लिख सकते हैं, कंक्लूजन में पॉइंट ऐड कर सकते हैं, या फिर हम आगे की राह वे फॉरवर्ड कर लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की जरूरत है, एक व्यापक दृष्टिकोण। ये जो वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, कॉम्प्रिहेंसिव ये हमारा कीवर्ड है, ठीक है। हम अपने कंक्लूजन में लिखे तो एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड यूज करें, हम इंक्लूसिव वर्ड यूज करें, ठीक है, ये हमारे कीवर्ड्स होते हैं। तो ये जो होंगे, इसका मतलब हम ऐसा ना हो कि हम इनकी प्रॉब्लम है तो इन्हीं की प्रॉब्लम देख रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम है तो इन्हीं की देख रहे हैं, हम सबकी प्रॉब्लम एक साथ देखें ताकि सारी समस्याओं का जो निदान है वो हो सके, ठीक है। अलग अलग अगर प्रॉब्लम्स देखते रहेंगे तो हम सारी समस्याओं को एक साथ निदान नहीं कर पाएंगे, कि थोड़ी सी इनकी प्रॉब्लम देख ली, थोड़ी सी इनकी देख ली, एक ऐसा व्यापक दृष्टिकोण लेकर आए ताकि सारी समस्याओं का निदान हो सके। उसके बाद सुझाव में क्या क्या और पॉइंट्स लिख सकते हैं, हम बता सकते हैं लीगल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, ऐसे ठोस कानून लेकर आए कि किसी के भी अधिकारों का उल्लंघन हो ही ना सके, और उनका प्रभावी उनका प्रवर्तन भी होना चाहिए, यानी कि उनको लागू भी ढंग से किया जाना चाहिए। क्षमता निर्माण की जानी चाहिए ताकि उनको लागू सही से करवाया जा सके। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या आ गए, जैसे एनजीओज वगैरह हो गया, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, इन सबकी सहायता लेनी चाहिए ताकि किसी के साथ भी गलत ना हो। उसके बाद अब लोगों को भी जागरूक किया जाना चाहिए कि ये तुम्हारे राइट्स हैं, इनका अगर उल्लंघन हो तो तुम इसके खिलाफ आवाज उठा सको। लोगों को भी इसके संबंध में शिक्षा दी जानी चाहिए। जवाबदेही तंत्र जो है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है, ठीक है, कि मान लो कोई गलत हुआ और किसी अधिकारी ने गलत किया तो उससे पूछा जा सके, सवाल किया जा सके कि आपने ऐसा गलत क्यों किया, ठीक है, आपकी अगर आपने गलत किया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ऐसा ना हो कि वो कुछ गलत करके बच निकले। तो जवाबदेही भी सुनिश्चित होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अब गवर्नमेंट के द्वारा इस दिशा में लोगों के राइट्स को सुनिश्चित करने की दिशा में क्या क्या कदम उठाए गए हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो यूपी ह्यूमन राइट्स कमीशन, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार या आयोग, जो कि एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि एक कानून के माध्यम से इसको जो है लाया गया था, ठीक है। तो ये एक इस दिशा में प्रयास है कि लोगों के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके। फिर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स, मानव तस्करी विरोधी इकाइयां,
कि बच्चों की तस्करी हो जाती है, महिलाओं की तस्करी हो जाती है, तो ये भी उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने का एक तरीका है। इसके माध्यम से क्या प्रयास किए जाते हैं? पहली बात तो तस्करी को रोका जाए, जो पीड़ित है उनको बचाया जा सके, ठीक है, और जो तस्कर है उन पर मुकदमा चलाया जा सके, ये सारे कार्य इसके हो जाएंगे। फिर सखी सेंटर्स स्थापित किए गए हैं सरकार के द्वारा, वन स्टॉप सेंटर्स भी कहा जाता है इनको। इसके माध्यम से क्या है कि जो भी महिलाएं हिंसा से प्रभावित हैं उनको सहायता दी जाएगी और उनका समर्थन किया जाएगा ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसके साथ ही हम देखें महिला शक्ति केंद्र। ये जो महिला शक्ति केंद्र है, ये महिलाओं को सशक्त बनाना इनका काम है, ताकि महिलाओं को कौशल प्रदान किया जा सके, उनको प्रशिक्षण दिया जा सके, उनको काउंसलिंग दी जा सके और इसके माध्यम से वो सशक्त हो सके, ठीक है। सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो सरकार के द्वारा लाई जाती है, SC ST विमेन सबके लिए समाज कल्याण योजनाएं, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल और क्या ले सकते हैं, और अगर हम देखें तो मिशन शक्ति आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसके साथ हमने ये .9 जो है सिलेबस का वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। इतनी चीजें हमने देख ली, अब हमको बस इसमें करंट अफेयर्स को ऐड करना है, बाकी हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो गई है, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्द ही लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच।